नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे लाख टके की बात में साल 2017 के सनसनीखेज उन्नाव रेप केस की, जिसमें मिली जमानत के बाद सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। और इसके साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2027 के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हैं। जातीय समीकरणों की काट के लिए बीजेपी के साथ ही आरएसएस ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद का प्लान तैयार किया है। इसके अलावा बात होगी यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की एक और बयान की। सूबे में राजनीति इससे गर्म हो गई है। इस बार इंडी गठबंधन में और दलों को शामिल करने की बात कही गई। और साथ ही आपको बताएंगे देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र की हत्या मामले में एक्शन हुआ है। साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है। और अब देखते हैं विस्तार के साथ खबरों को। साल 2017 के सनसनीखेज उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, इसमें सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। इस रिपोर्ट को देखिए। इस फैसले में बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। जून 2017 में उन्नाव में हुए रेप केस में साल 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए थे। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दे दी, जिस पर खूब हंगामा देखने को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। सीबीआई के थ्रू जो हाई कोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है। और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता के परिवार ने सुरक्षा की भी मांग की है। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि हमारा एक 10 साल का भाई है जो हमारा भाई है, और एक हमारे चाचा का लड़का है महेश सिंह जो है जेल में, उनको झूठे केसों के अंदर जेल में कर रखा है। मेरा वो 14 साल का भाई है, उसको सुरक्षा दी जाए और हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। उनको रास्ते जान पर करा सकते हैं। जो इंसान 15 लाख दे के अपनी बेल करा सकता है, वो कुछ भी करा सकता है। मैम, उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय ने कहा कि एससी ने रोक लगाकर न्याय दिया है। राहुल जी का जो निर्णय था कि उस बच्ची को बुलाकर मिलना और उसको समर्थन देना, नैतिक बल देना, आज सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय उस पर दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उस बिटिया को न्याय दिया। और निश्चित तौर से जो पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि अत्याचार अन्याय करने वाले को जो सीबीआई की लचर पैरवी के कारण से उसको जो बेल मिली थी, जो उसको सहयोग मिला था, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उस पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की दूसरी सजा को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट का आदेश स्थगित किया है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हैं। जातीय समीकरणों की काट के लिए बीजेपी के साथ ही आरएसएस ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद का तुरुप का पत्ता चल दिया है। जाति पाति दूर, हिंदू सर्वप्रथम के मंत्र के साथ 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और स्वयंसेवक यूपी के हर गांव गली में उतर चुके हैं। लक्ष्य एक है, हिंदुओं को एकजुट करना है और सियासी मैदान पर मजबूत करना है। इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी हो या आरएसएस या फिर एबीवीपी और विश्व हिंदू परिषद, सभी ने यूपी में सक्रियता बढ़ा दी है।
पार्टी ने वीर बाल दिवस, अटल जन्म शताब्दी वर्ष जैसे अभियानों के जरिए सर्व समाज को लामबंद करने की मुहिम छेड़ी है। घर घर संपर्क अभियान के साथ ही राष्ट्रवाद की बयानबाजी जा रही है। जनवरी में लखनऊ में होने वाला विशाल हिंदू कन्वेंशन इसका बड़ा हिस्सा है, जो आरएसएस के शताब्दी समारोह का हिस्सा होगा। युवाओं के बीच में देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि और एक मजबूत समाज, सशक्त समाज, सबको लाभ मिल पाए, अंत्योदय आम जन के सपनों को साकार करने में पूरी ताकत लगाते हुए, इस नीति को करते हुए हिंदू निष्ठ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़े हुए। प्रांतीय सम्मेलनों में बीजेपी नेता और योगी सरकार के मंत्री पहुंच रहे हैं। काशी प्रांत के अधिवेशन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, तो बदायूं में ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ये सब मिलकर 1 दर्जन से ज्यादा अभियान, सम्मेलन और कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि जातियों के बंधनों को तोड़कर हिंदू एकता कायम की जाए। काशी प्रांत के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, सामाजिक परिदृश्य और विद्यार्थी जीवन संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अब विद्यार्थी यहाँ पर चिंतन मंथन करेंगे और आने वाले वर्ष में हम किस प्रकार से विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर, समाज के मुद्दों को लेकर कैंपस में कार्य करेंगे, हमारे अभियान किस प्रकार के होंगे, हमारे कार्यक्रम किस प्रकार के होंगे, इस पर मंथन किया जाएगा। विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का कहना है कि ये एकता का अभियान है। लखनऊ में होने वाला हिंदू कन्वेंशन योगी को हिंदुत्व चेहरे के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय से सियासी मैदान मजबूत हो रहा है। बीजेपी ने ये कोशिश कर रही है लगातार कि जातियों के पिकेट से लोगों को निकाला जाए और उनको हिंदुत्व के नाम पे जोड़ा जाए। इसी तरह देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, संघ के कार्यक्रम हो रहे हैं, एबीवीपी के कार्यक्रम हो रहे हैं और इस बहाने जो हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी आरएसएस की ये मुहिम कितनी कामयाब होगी ये समय बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि हिंदुत्व का एजेंडा फिर से सियासी केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संगठन उत्तर प्रदेश में जाति काट को लेकर चुनावी व्यूह विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव का सजा रहे हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के एक और बयान के बाद फिर से सूबे में राजनीति गर्मा गई है। अविनाश पांडे ने कहा है कि मैं साफ कर दूं कि 403 विधानसभा सीटों पर हम सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे। जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन में और भी दलों को शामिल कर बीजेपी को शिकस्त देंगे। सवाल यह है कि क्या इंडिया ब्लॉक छोटे दलों को साथ लेने की तैयारी कर रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इन दिनों नए बयान देकर उत्तर प्रदेश में राजनीति को गर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि बीएसपी के साथ मिलकर वे चुनाव लड़ने वाले हैं, या फिर बहुजन समाज पार्टी के रास्ते इंडिया ब्लॉक में आने के लिए खुले हुए हैं। कभी वे इशारा करते हैं कि वे सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब उनका ताजा बयान इंडिया ब्लॉक को और ज्यादा बड़ा मजबूत बनाने वाला आया है। मैंने स्पष्ट कर दूं, 403 विधानसभा चुनाव में हम सशक्त संगठन निर्माण करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हमारे इंडिया गठबंधन में और भी दलों को शामिल कर और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी पूरे मामले पर बेहद सजग होकर राजनीति कर रही है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेंगे वही मंजूर होगा, जो इस बात को तय करेगा कि आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जो भी संगठन को मजबूत कर रही है, जो भी कार्यक्रम जनता के बीच में कर रही है, समाजवादी पार्टी समझती है कि इंडिया गठबंधन उससे निश्चित रूप से और मजबूत होगा। वैसे भी जिस गठबंधन की बात अविनाश पांडे कर रहे हैं, वे किन पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां मौजूदा समय में बीजेपी के साथ खड़ी हैं, जिनमें अपना दल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। समाजवादी पार्टी का क्या रुख है वो भी साफ नहीं है और ना इन्होंने अपने बयानों में इसका जिक्र किया है। मुझे लगता है कि अगर ये सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उनके साथ बातचीत का हवाला देते हुए इन्होंने बात कही होती तो ज्यादा गंभीरता होती। ऐसे में सवाल है कि आखिर अविनाश पांडे लगातार तरह तरह के बयान देकर उत्तर प्रदेश में किस तरह का संदेश देना चाहते हैं।
क्या ये महज प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और सियासी चाल? ऐसे में अविनाश पांडे का बयान अपने आप में कई सारी पेचीदगियां लिए हुए है। देखने वाली बात होगी 27 के चुनाव में विभिन्न छोटे दलों के साथ इंडिया ब्लॉक किस तरह से सामंजस्य स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में सख्ती दिखाई है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। साथ ही सीएम धामी ने मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की है और कहा कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो एक तरफ त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा मामले को लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स में डर का माहौल भी है। सीएम धामी की सख्त चेतावनी के बाद भी पुलिस भी एक्शन मोड में है और पुलिस ने इसे नस्लीय हिंसा मानने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी देहरादून, जहां पढ़ाई के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी छात्र आते हैं। मेडिकल, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और लॉ जैसी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड लंबे समय से छात्रों की पहली पसंद रहा है। लेकिन अब इसी भरोसे की नींव हिलती दिख रही है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के करीब 10,000 छात्र उत्तराखंड आया करते थे, खासतौर पर मेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई के लिए। लेकिन बीते कुछ वर्षों में लगातार सामने आई घटनाओं के बाद ये संख्या घटकर महज 2,000 रह गई है। ज्यादातर छात्र पंजाब और चंडीगढ़ का रुख कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले छात्र भी उत्तराखंड को सुरक्षित मानकर यहां पढ़ाई के लिए आते रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में करीब 4,000 नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनके मन में भी डर बैठा दिया है। अभी जो इंसिडेंट होके गया है ना, वो इंसिडेंट यहाँ पे पहले भी हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ना, अगर नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड का बॉन्डिंग बना रहना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा एडमिशन वाले को। जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट है उन लोगों को पहले सामने आना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं जो लोग हमारे वहाँ पे जाके ऐड करते हैं। इन छात्रों के आने से सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही नहीं, बल्कि हॉस्टल, पीजी, रूम रेंट, ट्रांसपोर्ट, छोटी दुकानों और लोकल रोजगार को भी सहारा मिलता है। छात्रों की संख्या घटने का मतलब पूरी लोकल इकोनॉमी पर सीधा असर है। दरअसल सैलाकुई में त्रिपुरा के 17 साल के छात्र एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल के साथ सामान खरीदने निकले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ युवकों ने नस्लीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। विरोध करने पर बहस हिंसा में बदल गई। एंजल ने 17वें दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी अब भी फरार है। जो एक बात हर जगह जो सर्कुलेट हो रही है कि कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल कमेंट्स के बारे में हुई हो, क्योंकि 2 यूथ थे वहाँ पर, उसमें 2 अंडर एज थे और सभी के द्वारा बताया गया कि वो लोग अननोन थे, उनके बीच में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कहीं कोई जान पहचान नहीं थी और वो लोग अपना जब वहाँ असम्बल थे तो एक छोटी सी पार्टी की गैदरिंग में दूसरा पक्ष बैठा हुआ था और उनके द्वारा अपने में जोक्स या जो कमेंट्स को क्रैक किया जा रहा था, उस कमेंट्स को
जो हमारे विक्टिम पार्टी है उनको ऐसा लगा कि वहाँ पर शायद ये कमेंट्स उनके लिए किए जा रहे हैं और वो भावुक होकर उनके द्वारा उसमें इंटरवीन किया गया और वहाँ पर जो है हीट ऑफ द मोमेंट में जो है झगड़ा शुरू हो गया था। एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे भरोसे यहाँ पढ़ने आता है, उनको सही तरीके से गाइड करना, सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं, यहाँ तक कि और बच्चों को भी ये भेदभाव की भावना हमारे को जड़ से मिटानी है। जिस उत्तराखंड में छात्र इलाज और खेती की पढ़ाई का सपना लेकर आते हैं, आज वही छात्र अपनी सुरक्षा का हिसाब लगाने को मजबूर हैं। और अगर यही हाल रहा तो सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहेगा, सवाल ये होगा कि प्रदेश की इकोनॉमी के साथ साथ छात्रों का खौफ आखिर कब कम होगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की मौत के मामले में नेपाल का रहने वाला एक आरोपी अभी भी फरार है। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि घटना के दिन सभी आरोपी नशे में थे, जो कि एक अन्य आरोपी सूरज के लड़के के जन्मदिन के मौके पर इकट्ठा हुए थे। सूरज मणिपुर का है, जो कि देहरादून में कारोबार करता था। 2 आरोपी नाबालिग हैं, जो कि सेलाकुई क्षेत्र के 2 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। वहीं अन्य आरोपियों में अविनाश नेगी देहरादून के शंकरपुर का निवासी है और धुलकोट तिराहे पर चाय की दुकान चलाता है। दूसरा आरोपी सुमित, जो कि तिलवाड़ी सेलाकुई का रहने वाला है, खेतीबाड़ी के साथ साथ एक फैक्ट्री में भी काम करता था। वहीं सुमित के परिवार वाले सुमित को बेगुनाह बता रहे हैं। उसने बोला मम्मी मेरा कुछ कसूर नहीं, मैंने कुछ मारा उसको, ना कुछ मैं जानता उसको जानता ना उसको जानता, मेरी लड़ाई में कुछ हाथ ही नहीं है। वो जो वहाँ के बच्चे भी हैं उनके साथ वो भी वैसे ही कह रहे कि सुमित भैया को कुछ हाथ नहीं है। कितने लोग हैं परिवार? हम 4 लोग हैं, इसमें 5 हैं, एक छोटी नाती है, मैं 6 महीने। उसने तो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, कि मैंने वहाँ कुछ किया नहीं, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल रहा था। मैं उन लोगों को जानता हूँ ना। गोरखपुर में चल रहे विधायक खेल महोत्सव के समापन में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। वहीं आज खेल से पहले आध्यात्म का संगम भी देखने को मिला, जब सुबह में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में विश्व कल्याण की कामना से रुद्राभिषेक किया। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। गोरखपुर में चल रहे विधायक खेल महोत्सव का समापन हो गया है। इस महोत्सव में जिले भर के हजारों खिलाड़ियों ने क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले रोमांचक रहे और दर्शकों ने जमकर हौसला अफजाई की। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स कॉलेज का कैंपस है। कितना भव्य स्टेडियम का निर्माण यहां पर भी हो रहा है। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी पहली बार पक्का स्टेडियम बन रहा है। बहुत भव्य 63 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का निर्माण हम वहां पर करने जा रहे हैं। और गोरखपुर में बेलीपार के पास वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। खेल सम्मान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। विश्व कल्याण और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के साथ सीएम ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान 11 बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। पुरोहितों ने विधि विधान से रुद्राभिषेक कराया। गोरखनाथ मंदिर की यह परंपरा सदियों पुरानी है और सीएम योगी हर बड़े मौके पर यहाँ पूजा करते नजर आते हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश अब खेल और संस्कृति दोनों में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी की मौजूदगी ने दोनों कार्यक्रमों को और खास बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का दम भर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर में बनवाने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने जिस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार दी है,
वो अब टीएमसी की बदली रणनीति का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आ रहा है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना लें, तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ठीक यही कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদবাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। इस फैसले को समझने के लिए बंगाल का नक्शा देखना होगा। सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। ये वो इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ किया था। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी कड़ी वजह आदिवासी और गोरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण है। फिर सुनिए क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने महाकाल मंदिर को लेकर। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। दीघा में पहले से बन रहा जगन्नाथ मंदिर और अब उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर, ये कड़ियां बताती हैं कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने का एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी।